हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओनली सिविल्स ग्रुप में आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ टुडे सेशन 20 एंड 21 फरवरी 2022 में दोस्तों। तो ये 20 और 21 फरवरी का सेशन है दोस्तों, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। कल नहीं हो पाया था वीडियो अपलोड, लेकिन आज हम इस पर कर रहे हैं दोस्तों। तो 20 से 21 फरवरी का जो प्रीलिम्स बूस्टर है, प्रीलिम्स बूस्टर नाम से हम सीरीज चला रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी के रिगार्डिंग पहला न्यूज़ है कि सेंटर मूड्स पॉलिसी ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी, यानी कि सेंटर ने जो सिंथेटिक बायोलॉजी पर जो पॉलिसी है उसको डिस्कशन करने के लिए, उसको स्कीम करने के लिए, उसको सजेस्ट करने के लिए मुद्दा उठाया है। अब मुद्दा है क्या कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा दोस्तों एक ड्राफ्ट फोरसाइट पेपर ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी को ड्राफ्ट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। इसमें बोला गया था कि इट हैज़ स्ट्रेस द नीड फॉर ए नेशनल पॉलिसी दैट कैन कंसोलिडेट इंडियाज स्टैंड ऑन दैट इशू। मतलब जो सिंथेटिक बायोलॉजी से रिलेटेड है वो एक स्ट्रेस भरा जो है सिनेरियो था, तो उस पर कहीं ना कहीं नीड है नेशनल पॉलिसी को कंसोलिडेट करने की। अब ये प्लान जो आया था 12 जो 12th 5 ईयर प्लान था, जो 5 ईयर प्लान्स होते थे फिलहाल बंद कर दिए हैं। 12th 5 ईयर प्लान जो था, ए टास्क फोर्स ऑन सिस्टम बायोलॉजी एंड सिंथेटिक बायोलॉजी रिसर्च इन 2011 वॉज सेटअप, यानी कि 2011 में एक टास्क फोर्स बनाया गया था सिस्टम बायोलॉजी एंड सिंथेटिक बायोलॉजी पर दोस्तों। ये 12th यानी कि 12वां जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें एक टास्क फोर्स बनाया गया था 2011 में। अब सिंथेटिक बायोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है, पहले ये समझो। सिंथेसाइज से मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई सिंथेसिस करने के बाद ही बना होगा। तो सिंथेटिक जो बायोलॉजी है, सिंथेटिक बायोलॉजी रेफर्स टू एक डिज़ाइन, किसी चीज़ को रिडिज़ाइन करना, रीडिज़ाइन करना एंड फैब्रिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। किसी भी चीज़ को नहीं दोस्तों, उन बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करना, रीडिज़ाइन करना एंड फैब्रिकेट करना, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक बायोलॉजी। एंड द सिस्टम डू नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द नेचुरल वर्ल्ड। ये सिस्टम जो है, यानी कि जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, डू नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि वो जो नेचुरल वर्ल्ड है उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं होने चाहिए। अब पोटेंशियल एप्लीकेशंस क्या है कि भाई आप जब बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज कर दोगे, क्यों लेके आया गया है मुद्दा, क्यों है जब भाई मुद्दा इसलिए है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं उसकी कहीं ना कहीं कैपेसिटी कम हो, हम इंपोर्ट करना कम रहे, कैपेसिटी कम ना हो लेकिन इंपोर्ट करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो। इसलिए हम बायोफ्यूल्स पर ध्यान दे रहे हैं, बायो रेमिडिएशंस पर ध्यान दे रहे हैं, बायो सेंसर्स के लिए पोटेंशियल है इसमें, बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट्स हैं आफ्टर सिंथेटिक बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, हेल्थ पे, तो बहुत सारी चीज़ें, फूड फोर्टिफिकेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा में। तो देयर इज ए मोर पोटेंशियल एप्लीकेशंस आफ्टर द सिंथेटिक ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। दोस्तों कंसर्न क्या है इसका, जो कंसर्न है इसके रिगार्डिंग कि बायो सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स लाइक, बायो सेफ्टी से मतलब ये है कि ये जो सिंथेटिक होने के बाद जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, तो इट विल अराइज एन एलर्जिक कंपोनेंट्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकते हैं, जैसे आप मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं। रेजिस्टेंस इन द सेंस कि उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो विरोध करना शुरू कर देते हैं। और कैरिकिनोजेनिस, जिससे कैंसर जैसी समस्याएं अराइज हो जाती हैं। टॉक्सिसिटी यानी कि विषम खाना ना, टॉक्सिसिटी जैसी चीज़ें एमंग ह्यूमंस में, ये कहीं ना कहीं बायो सेफ्टी मेजर्स हैं, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से अराइज हो जाती हैं। एलर्जिक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कैरिकिनोजेनिस एंड टॉक्सिसिटी। सम अदर प्रोविजंस लाइक दैट बायो सिक्योरिटी। देखो ये जो बायो सिक्योरिटी है, इट इज़ रिलेटेड टू इनएप्रोप्रिएट लाइक मैलिशियस यूज ऑफ पोटेंशियल डेंजरस बायोलॉजिकल एजेंट और बायोटेक्नोलॉजी टू डेवलप बायोलॉजिकल वेपन्स। तो ये जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, तो इट्स ए वेरी इनएप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ बायो सिक्योरिटी, कि बायो सिक्योरिटी के लिए भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अराइज है कि बायो वेपन्स तैयार कर दिए और कहीं भी आपने छोड़ दिया किसी भी एरिया में, किसी भी फील्ड में, किसी भी प्लेन्स में, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है किस तरह से हार्म होगा उसको, तो ये कहीं ना कहीं बायो सिक्योरिटी का मेजर है। दूसरा, कुछ एथिकल कंसर्न्स हैं, इट्स रिलेटेड टू ह्यूमन यूजेनिक्स जो होती हैं। दूसरा, स्टेटस क्या है इस समय रेगुलेशन ऑफ इंडिया में, देख सकते हो। पार्लियामेंट इज येट टू क्लियर बायोटेक्नोलॉजिकल रेगुलेशन अथॉरिटी इंडिया बिल 2013। India had provision for regulating research surrounding genetic engineering that could have also encompassed synthetic biology। तो ये जो स्टेटस है, पार्लियामेंट ने अभी तक बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल 2013 को पास नहीं किया है।
ठीक है। और कहीं ना कहीं एक और स्टेज है कि हम GM फूड क्रॉप्स में लाइक BT ब्रिंजल, BT कॉटन्स वगैरह में बायोटेक्नोलॉजिकल वगैरह में ये जो सिंथेटिक बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, सिंथेसाइज करते हैं उसको, लाइक उसमें हार्मोन्स का बदलाव करके या जेनेटिक मॉडिफाई करके, तो GM फूड क्रॉप्स में भी हम कहीं ना कहीं इसका रेगुलेशन होता है दोस्तों। तो ये था इट्स ऑल अबाउट बायो, तो सिंथेटिक बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी यूज इन दिस रेगुलेशन एंड बाय ऑल दिस मैटर्स आर रिलेटेड रिगार्डिंग दिस। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट आस्क इफ स्टेट कैन सेटल डिस्प्यूट ओवर कृष्णा वाटर एलोकेशन। बात हो रही है कृष्णा वाटर एलोकेशन थ्रू मीडिएशन। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कि मीडिएशन के थ्रू, बीच में कोई मीडिएटर लेके आप एक कृष्णा वाटर डिस्प्यूट को आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हो। बहुत प्यार मोहब्बत से, एमिकेबली होता है, दोस्ताना तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। पहले बात करते हैं कृष्णा वाटर रिवर, कृष्णा रिवर की दोस्तों। कृष्णा रिवर का और जो ओरिजिन है दोस्तों, तो कृष्णा रिवर का ओरिजिन महाबलेश्वर से होता है। ये महाराष्ट्र, यहाँ पर है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का ओरिजिन होता है। एंड इट विज मर्ज विद बे ऑफ बंगाल। देखो यहाँ से ये निकल के आ रही है ना ब्लू ब्लू, ये है कृष्णा रिवर आपकी, ये देख रहे हो ये जो कृष्णा रिवर, तो ये किस में बे ऑफ बंगाल में आकर मिल जाती है। कहाँ से निकलती है, कहाँ से अराइज होती है? कृष्णा रिवर फ्लोइंग थ्रू महाराष्ट्र, देखो ये महाराष्ट्र रीजन है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो ये फोर स्टेट्स होकर निकलती है एंड मर्ज विद बे ऑफ बंगाल, बाद में बे ऑफ बंगाल में आकर गिर जाती है। दिस इज कृष्णा रिवर मैप है दोस्तों, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका ये जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें जो डिस्प्यूट है इन्हें कृष्णा रिवर को लेकर, इन्हें प्यार मोहब्बत से सेटल करना चाहिए, आपस में झगड़ना नहीं चाहिए और आपस में एलोकेट करना चाहिए कृष्णा रिवर वाटर को। कृष्णा दोस्तों एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जैसे मैंने बताया महाबलेश्वर से इसका ओरिजिन होता है और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश 4 स्टेट्स होकर गुजरती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, करीब अगर बात करें वास्ट बेसिन, मतलब बेसिन के हिसाब से टोटल एरिया 33% जो एरिया है इसके कवर में आता है। कृष्णा रिवर के अंदर में 33% वास्ट बेसिन एरिया को कवर करती है कृष्णा रिवर इन दीज 4 स्टेट्स। और डिस्प्यूट जो है कृष्णा वाटर शेयरिंग रिवर्स का, यानी कि शेयरिंग ऑफ कृष्णा वाटर हैज़ बीन गोइंग फॉर मैनी डिकेड्स। 1969 से कहीं ना कहीं ये इशू अराइज है दोस्तों। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया था अंडर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंडर, बट कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आया। उसके बाद सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को भी 2004 में सेटल किया गया दोस्तों। ये जो ट्रिब्यूनल है, टर्म ऑफ जो ट्रिब्यूनल इज बीइंग एक्सटेंडेड ऑन ए ईयरली बेसिस एंड द ट्रिब्यूनल इज करेंटली हियरिंग द डिस्प्यूट्स ऑन मैटर्स related to newly created states of तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। गॉट इज व्हाट आई एम सेइंग। ट्रिब्यूनल है ये एक्सटेंडेड होता रहा है ईयर बाई ईयर दोस्तों। नाउ टॉकिंग अबाउट लोकसभा क्लियर द इंटर लिंक रिवर वाटर डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल 2019 का बिल लेके आई है लोकसभा, विच कुछ ने प्रोविजंस दिए हैं। क्या? ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी दैट इज कॉल्ड DSR, डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन कमेटी बनेगी, डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स को रेफर करेगी मामले को बिफोर डिस्प्यूट टू द ट्रिब्यूनल, यानी कि जब ट्रिब्यूनल को जो मामला है उसे रेफर करने से पहले DSR बनेगी, DRS बनेगी, दैट इज कॉल्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी दोस्तों। उसके बाद ट्रिब्यूनल में मामला भेजाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सिंगल वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल विद मल्टीपल बेंचेस, उसके साथ बहुत सारी बेंचेज होंगी, वो एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है लोकसभा इस अमेंडमेंट के अंदर। तो मैंने सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग बताई। नेक्स्ट आपका है कहीं ना कहीं दोस्तों हो जाता है थोड़ा सा। नेक्स्ट आपका है इंडिया विंस राइट टू होस्ट। इंडिया ने प्यार मोहब्बत से जीत लिया है कि वो 2023 का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो सेशन है मुंबई में हेल्ड होगा, उसको इंडिया ने एक वोट जीत लिया, मतलब वोट उनके पास आ गया है। तो इंडिया विंस राइट टू होस्ट 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन इन मुंबई। तो ये सेकंड टाइम होगा जब IOC का सेशन दोस्तों न्यू दिल्ली के बाद मुंबई में हुआ। पहला हुआ था 1983 में, और अब होगा ये 2023 में मुंबई में, पहले हुआ था न्यू दिल्ली में, याद रखना। IOC जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1894 में एस्टेब्लिश हुआ था। गाइस मानना और सोचना ज़रूरी इसलिए हो गया है
क्योंकि पिछली बार प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन गेम्स और स्पोर्ट्स से पूछे गए थे, मतलब स्पोर्ट्स से पूछे गए, तो प्लीज़ ध्यान रखना। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर बेस्ड है, जो कि सुजाने में है। ये पूरी तरह प्राइवेटली फंडेड है, इसमें गवर्नमेंट का या एनजीओ का किसी का रोल नहीं, प्राइवेटली फंडेड है। और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है 90% ऑफ इस रेवेन्यू, अपने रेवेन्यू का 90% ये बांट देता है स्पोर्टिंग मूवमेंट्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए देख सकते हो, बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथलीट एट लेवल। प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट ऑफ आईओसी एंड प्रिसाइड ओवर ऑल इट्स एक्टिविटीज, ही इज इलेक्टेड बाय द सेशन, वो इलेक्टेड होता है सेशन के दौरान। आईओसी जो सेशन है दोस्तों, डिस्कस एंड डिसीजन बाय ऑन की एक्टिविटी ऑफ द ग्लोबल ओलंपिक मूवमेंट इंक्लूडिंग एडॉप्शन और अमेंडमेंट ऑफ द ओलंपिक चार्टर एंड दिस डिसीजन आर फाइनल। तो ये जो डिसीजन है ये फाइनल होगा, जो कि ओलंपिक जो ग्लोबली ओलंपिक मूवमेंट है, तो आईओसी जो सेशन है वो डिस्कस करेगी और उसी का मामला फाइनल होगा। एक ऑर्डिनरी सेशन होल्ड वंस एन ईयर, एक ऑर्डिनरी सेशन साल में एक बार होल्ड होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशंस में भी कन्वीनियंस भाई, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो रिटन रिक्वेस्ट कर सकता है, वो 1/3 ऑफ द मेंबर्स को वो इसको क्या कर सकते हैं, रिटन मतलब रिटन रिक्वेस्ट पर वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद आईओसी सेशन इज सीन एज ए स्टेप टुवर्ड द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ होस्टिंग द ओलंपिक गेम्स इन इंडिया, दैट इज ऑल्सो, देख सकते हो फेवर में क्या आर्गूमेंट है। होस्ट सिटी बिकम एनरिच्ड विद सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, बूस्ट इन टूरिज्म, एग्जीबिशन ऑफ होस्ट नेशन एज ए बिग ग्लोबल पावर एडीसी, हाई कॉस्ट ऑफ होस्टिंग, एक्सपेंसिव फैसिलिटीज एंड बहुत सारी प्रॉब्लम है, देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सिनेरियो आया, तो कहीं ना कहीं अच्छा काम हो रहा है, मुंबई में होने जा रहा है दोस्तों। अब देखो लेवेंडर कल्टीवेशन अंडर, लेवेंडर दोस्तों एक बैंगनी रंग का, मतलब जो बैंगन होता है ना उस रंग का एक फूल पत्ती पौधा होता है इस तरीके से। कल्टीवेशन अंडर CSIR IIM's एरोमा मिशन इन राम बैन एज पार्ट ऑफ पर्पल रेवोल्यूशन, तो ये पर्पल रेवोल्यूशन का पार्ट बन गया है कौन, लेवेंडर कल्टीवेशन। पर्पल और लेवेंडर रेवोल्यूशन को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दोस्तों, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज बीन लॉन्च द रेवोल्यूशन या द लेवेंडर रेवोल्यूशन या पर्पल रेवोल्यूशन थ्रू, किसके थ्रू किया, CSIR का जो एरोमा मिशन है उसको थ्रू। CSIR इज स्टैंड फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च विच एम्ड एट इंक्रीजिंग लेवेंडर कल्टिवेशन एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो CSIR चाहता है कि जो लेवेंडर जो कल्टिवेशन है वो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा हो, इनक्रीज हो जाए। तो लेवेंडर कल्टिवेशन है ये जो ऑलमोस्ट 20 डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर वहाँ पर होता है। और ये जो क्रॉप है लेवेंडर वाली, ये लेवेंडर है नेटिव टू यूरोप, ये यूरोप की नेटिव है। नेटिव कहाँ है, मतलब नेटिव मतलब जहाँ उसका जन्म स्थान है, कहाँ, यूरोप में। लेवेंडर वाटर विच सेपरेट्स फ्रॉम लेवेंडर ऑयल इज यूज टू मेक इसेंस स्टिक्स, हाइड्रोसोल विच इज फॉर्म्ड आफ्टर डिस्टिलेशन फ्रॉम द यूज टू मेक सोप एंड रूम। तो ये कहाँ का यूज होता है, रूम फ्रेशनर में, सोप में, मतलब एक सुगंधित चीज़ों में, महकने वाली चीज़ों में ये यूज होता है लेवेंडर दोस्तों। अब बात करते हैं एरोमा मिशन की, जिसके लिए पर्पल रिवॉल्यूशन लेके आए हैं आप लोग, हम लोग सब लोग। तो ये क्या है, एरोमा मिशन जो है इस इन्विसेज टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन द एरोमा सेक्टर। तो ये कहीं ना कहीं एरोमा मिशन लेके आया गया कि भाई ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आएगा, जो एरोमा सेक्टर है, डिजाइन जो इंटरवेंशन एरिया है एग्रीकल्चर में, कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा, फ्यूलिंग द ग्रोथ ऑफ एरोमा इंडस्ट्री एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू एरोमा मिशन। नंबर 1 एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोसेसिंग होगा, प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्शन होगा, डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ ऑफ फीलिंग्स बढ़ेगी, एरोमा इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन है और उससे रिलेटेड सेक्टर। देखो ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ब्लू रिवोल्यूशन फिशरीज, ग्रीन रिवोल्यूशन फूड ग्रेन्स लाइक वीट एंड राइस, गोल्डन रिवोल्यूशन फूड ग्रेन से है, गोल्डन भी फूड ग्रेन से, वाइट रिवोल्यूशन मिल्क से है, येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड्स, सिल्वर रिवोल्यूशन एग से है, रेड रिवोल्यूशन टमाटो और मीट से है, राउंड रिवोल्यूशन पटेटो है, ब्राउन रिवोल्यूशन लेदर एंड कोकोआ प्रोडक्शन से है, और गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जूट प्रोडक्ट से है। ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर से है दोस्तों, पिंक रिवोल्यूशन ऑनियन फार्मास्यूटिकल एंड प्रोन प्रोडक्शन से है, और सिल्वर फाइबर जो है सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन है कॉटन प्रोडक्शन से। तो दीज आर इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशंस एंड इट्स रिलेटेड सेक्टर जो मैंने आपको बताया दोस्तों।
नाउ अब बात करते हैं जो पहला फेस मिशन का, एरोमा मिशन का जो पहला फेस है, CSIR हेल्प करेगा 6000 हेक्टेयर ऑफ लैंड का, कितना 6000 हेक्टेयर ऑफ लैंड के लिए कल्टिवेट करने के लिए हेल्प करेगा CSIR, जो करीब 46 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में यूज होगी। वो लैंड जो कवर होगा करीब 46 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में कवर होगा। ये फेज फर्स्ट की कहानी है। दूसरा जो फेस है जो करीब 45,000 स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रपोज करेगा एंड दे विल एंगेज इन दैट सिनेरियो, इन दैट जो फैक्टर है, इन दैट जो प्रोडक्शन है। तो 45,000 स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज विल बी एंगेज इन दिस फील्ड। एंड बेनिफिट कितना होगा? बेनिफिट होगा मोर देन 75,000 फार्मिंग फैमिलीज के लिए दोस्तों। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि भाई यही है कि जो इम्प्रूव होगी फार्मर्स की लिवलीहुड, इनकम बढ़ेगी, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड होगा। ठीक है, और जो इंटरप्रेन्योरशिप एरोमेटिक ऑयल्स में वो बढ़ेगा, एरोमेटिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, और इम्पोर्ट ऑफ एसेंशियल एंड एरोमेटिक ऑयल्स का वो कम होगा, वो घटेगा। तो ये कहीं ना कहीं एडवांटेजेस सिचुएशन है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट से लेके रूरल एम्प्लॉयमेंट से लेके सारी चीज़ें। तो इट्स ऑल अबाउट। देखो लेप्रोसी, देखो कहीं ना कहीं इसके लेप्रोसी वगैरह पर क्वेश्चन आ सकते हैं। लेप्रोसी डिटेक्ट हुआ है फेल ड्यूरिंग पैंडेमिक, जब ड्यूरिंग पैंडेमिक के दौरान ये रिपोर्ट किया गया है लेप्रोसी के दोस्तों। एक रिपोर्ट आई है लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया के द्वारा, ये एक NGO है, लेप्रोसी फोकस NGO है। इसने आइडेंटिफाई किया है, इसने पाया है कि फाइंड आउट किया है COVID-19 पैंडेमिक कॉज ए fall of 62.5% in detection of active leprosy cases between April and September 2020 in 4 states। यानी करीब 62.5% एक्टिव लेप्रोसी केसेस देखे हैं सिर्फ 4 स्टेट में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार एंड मध्य प्रदेश। गॉट इट। प्रपोर्शन ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन एमंग न्यू केसेस डिक्रीज बाई 70%, तो करीब डिक्रीज हुए 70%। अब लेप्रोसी की बात करो, लेप्रोसी जो है दोस्तों एक हैंसन्स डिजीज है, हैंसन्स डिजीज है जो क्रोनिक इन्फेक्शन है। इस डिजीज का इज कॉज बाई स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया की वजह से होती है, कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी की वजह से। इसके जो फैक्टर हैं अफेक्ट करने वाले, स्किन को अफेक्ट करती है, पेरिफेरल जो हमारा नर्वस सिस्टम है, म्यूकोसा ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये कहीं ना कहीं, और हमारी आइज वगैरह को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है दोस्तों लेप्रोसी। क्यूरेबल क्या है? क्यूरेबल है विद मल्टी ड्रग थेरेपी के द्वारा दोस्तों। ट्रीटमेंट ऑफ द अर्ली स्टेज कैन प्रिवेंट डिसेबिलिटी, अगर आप अर्ली स्टेज में ले लेते हो तो आप बच सकते हो। ट्रांसमिशन क्या है? वाइट ड्रॉपलेट्स फ्रॉम नोज एंड माउथ ड्यूरिंग क्लोज एंड फ्रिक्वेंट कॉन्टैक्ट विद अनट्रीटेड केसेस। तो ऐसी जगह पे ट्रांसमिशन हो सकता है ड्रॉपलेट्स के द्वारा, आप जो नोज से निकलती हैं या माउथ से निकलती हैं, तो ये है कहीं ना कहीं ट्रांसमिटेबल डिजीज है। इंडिया अकाउंट फॉर हाईएस्ट बर्डन ऑफ द ग्लोबल केस लोड, इंडिया सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बर्डन लेके घूम रहा है, समझे। स्टेप्स क्या है इसको एलिमिनेट करने के लिए? नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया गया है। लेप्रोसी स्क्रीनिंग अंडर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर आयुष्मान भारत। तो ये है कहीं ना कहीं और भी चीज़ें। तो ग्लोबल लेप्रोसी स्ट्रेटजी लेके आए हैं 2021 से 30 तक टू अटेन ए जीरो लेप्रोसी। उन्होंने बोला कि 2030 तक हम जीरो लेप्रोसी को अटेन कर लेंगे, इसलिए ग्लोबल लेप्रोसी स्ट्रेटजी बनाई है 2021 से 30 तक दोस्तों। अब देखो बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इस बार इलेक्शन हो रहे हैं 4-5 स्टेट्स में, तो बहुत ज़्यादा जानना जरूरी हो गया। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम से। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रीस्टोर किया है मैक्सिमम लिमिट ऑन स्टार कैंपेनर, यानी कि जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं ना, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो नामी गिरामी हैं, बहुत पब्लिशर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली हुई है उनके लिए। तो डिक्लाइन इन COVID-19 केसेस की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिस्टोर द नंबर ऑफ स्टार कैंपेनर ए पार्टी कैन फील फॉर कैंपेनिंग इन द ऑन गोइंग पोल्स इन 5 स्टेट। तो 5 स्टेट में जो इलेक्शन हो रहा है उनमें वो अपने स्टार कैंपेनर को उतार सकती है। स्टार कैंपेनर्स आर नॉमिनेट बाई पॉलिटिकल पार्टी टू कैंपेन, यानी कि ये पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नॉमिनेट किए जा रहे हैं कैंपेन करने के लिए। एक सेट जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, टाइम और कॉन्स्टिट्यूंसी को सेट करती है पॉलिटिकल पार्टी। लिस्ट ऑफ स्टार कैंपेनर्स जो हैं इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एंड ECI विद इन ए वीक फ्रॉम द इलेक्शन नोटिफिकेशन डेट अंडर सेक्शन 77(1) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो किससे? CEO है या ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलेगा विद इन ए वीक
जब इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। कोई भी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी 40 स्टार कैंपेनर्स उतार सकती है, और अनरिकॉग्नाइज जो कि बट रजिस्टर्ड है, वो अनरिकॉग्नाइज है, रजिस्टर्ड तो है बट वो पॉलिटिकल पार्टी 20 स्टार कैंपेनर्स को उतार सकती है। देयर इज नो दैट डिफाइन हु कैन बी स्टार कैंपेनर। यहाँ पे कोई लॉ डिफाइन नहीं किया गया है स्टार कैंपेनर के बारे में, कुछ भी बताया नहीं कि कौन स्टार कैंपेनर है कौन नहीं है। तो नो लॉ दैट डिफाइंस हु कैन बी ए स्टार कैंपेनर एंड ऑल। Expenditure incurred on campaigning by such notified star campaigner is exempt from being added to the election expenditure of a candidate। हाँ, जो स्टार कैंपेनर की चीज़ों में खर्चा आएगा, उसको कैंपेनिंग खर्चा आएगा, वो कहीं ना कहीं छूट मिली हुई है, उसको अलग रखा गया है। जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर होगा कैंडिडेट का, उससे बाहर का मामला है दोस्तों, ठीक है। दिस ओनली अप्लाई वेयर ए स्टार कैंपेनर लिमिट्स ऑन सेल्फ टू ए जनरल कैंपेन फॉर द पॉलिटिकल पार्टी वन रिप्रेजेंट्स and candidate or other election agent share stage and all something like that, and as at a rally, तो the entire expenditure on that rally other than the travel expense of star campaign is added to candidates। देखो, अगर वो एजेंट जो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसीज में लड़ रहा है, यानी कि वो जो इलेक्शन लड़ रहा है, वो इलेक्शनर अगर वो स्टार कैंपेनर के साथ या रैली में कहीं भी स्टेज शेयर करता है या रैली को शेयर करता है, तो वो सारा जो खर्चा उस स्टार कैंपेनर के ट्रैवल से लेके जितना भी एंटायर एक्सपेंडिचर उस रैली का, वो कैंडिडेट के एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा दोस्तों। ये था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मामला। अब बात करते हैं, एक मिनट, ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये क्या है? इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं स्पोक ऑन एरिया ऑफ इशू पर्टेनिंग टू इंडिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड डिप्लोमेटिक स्टांस ड्यूरिंग MSC 2022, यानी कि 2022 का MSC म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। ये एक वर्ल्ड लीडिंग फोरम है, एनुअल कॉन्फ्रेंस कराता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ पर। म्यूनिक जो है जर्मनी में है, सिंस 1963 से ही हो रहा है दोस्तों। टर्निंग द टाइड अनलर्निंग हेल्पलेसनेस इज द कॉन्फ्रेंस का जो मोटो है, यानी कि टर्निंग द टाइड अनलर्निंग हेल्पलेसनेस। द कॉन्फ्रेंस टेक्स प्लेस एवरी ईयर इन फरवरी इन म्यूनिक जर्मनी। तो ये म्यूनिक जर्मनी यानी म्यूनिक जर्मनी में होती है हर साल फरवरी में। तो ये इसकी मीटिंग होने वाली है, एक्शन अफेयर हमारे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान स्कीम की बात हो रही है। अगरतला को कनेक्ट कर दिया ढाका और चिटगांव के साथ, जो बांग्लादेश के सिटी हैं, फ्लाइट के थ्रू दोस्तों, उड़ान स्कीम के अंदर में। ये कनेक्ट इंडिया स्मॉलर सिटी डायरेक्टली टू स्मॉम की फॉर डेस्टिनेशन इन द नेबरहुड अंडर इंटरनेशनल उड़ान स्कीम। वहीं बात करें, कृषि उड़ान स्कीम को लॉन्च किया गया था 2020 में ऑन इंटरनेशनल एंड नेशनल रूल्स टू असिस्ट फार्मर्स इन ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। कृषि उड़ान स्कीम 2020 में लॉन्च की गई थी दोस्तों। उड़ान जो है अंडर नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन 2016। इसका एम था कि कनेक्ट टू स्मॉल एंड मीडियम सिटी विद बिग सिटीज़ थ्रू एयर सर्विस। तो 2016 में उड़ान को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। इसका पर्पज़ था इसका कि भाई कनेक्टिविटी होनी चाहिए स्मॉल और मीडियम सिटी की बड़े शहरों के साथ एयर सर्विस के द्वारा। गोवर्धन बायो CNG प्लांट, PM ने इनॉग्रेट किया है एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट, गोवर्धन प्लांट इन इंदौर। अच्छी न्यूज़ है, गोवर्धन प्लांट इंदौर में दोस्तों। गवर्नमेंट वर्किंग इज बिल्ड सच प्लांट्स इन 75 मेजर म्यूनिसिपली बॉडीज इन द नेक्स्ट ईयर। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई नेक्स्ट 2 ईयर में हम 75 मेजर म्यूनिसिपल बॉडीज़ में ऐसे प्लांट बनाएंगे। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है, जो गोवर्धन प्लांट पर बेस्ड होता है, बेस्ड गोवर्धन प्लांट इन लाइन विद गार्बेज फ्री सिटी अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। तो GFC यानी कि गार्बेज फ्री सिटी बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंदर में ये एक प्लान किया गया है। एंड गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनाइज बायो एग्रो रिसोर्स धन गोवर्धन स्कीम जो है कैटल डन को मैनेज और कन्वर्ट करने में, सॉलिड वेस्ट को फॉर्म कंपोस्ट में, बायोगैस एंड बायो CNG में कन्वर्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बन गया, तो उस समय ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन हुआ करता था जब 2018 में ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का पार्ट था, ये जो गोवर्धन मिशन है। अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में है दोस्तों। अब आते हैं जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, दैट इज कॉल्ड GMRT। क्या है? एस्ट्रोनॉमर एट ए नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एट एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, यानी कि जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स जो पुणे में है, उसके एस्ट्रोनॉमर्स ने यूज किया है GMRT। GMRT जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है।
मैप करने के लिए GMRT टू मैप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द गैलेक्सी होस्टिंग ए फास्ट रेडियो बस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार इसका यूज हुआ है दोस्तों। यूज कैसे हुआ है कि भाई हाइड्रोजन को मैप को डिस्ट्रीब्यूट करके कि एटॉमिक हाइड्रोजन गैस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो गैलेक्सी है वो कैसे होस्ट करता है ए फास्ट रेडियो बस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऐसा हुआ है, ऐसा पहली जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप लाया गया। FRB मतलब फास्ट रेडियो बस्ट जो है ये एक्सट्रीमली ब्राइट रेडियो पल्सेस हैं फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सी, यानी कि भिन्न भिन्न गैलेक्सी से आई हुई ये क्या है, एक्सट्रीमली ब्राइट रेडियो पल्सेस दैट लास्ट फॉर ओनली ए फ्यू मिली सेकेंड्स। लगता है इनको FRB को, यानी बहुत ही फ्यू यानी बहुत ही कम मिली सेकेंड्स में ये मतलब पल्सेस क्रिएट हो जाती हैं आने में, मतलब बहुत कम टाइम लगता है। मतलब FRB फास्ट रेडियो बस्ट बहुत ही एक्सट्रीमली ब्राइट रेडियो पल्सेस हैं जो डिस्टेंस गली से दूर की गैलेक्सी से आती हैं और इनको ख़त्म होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, लास्ट फॉर ओनली फ्यू सेकेंड्स मिली सेकेंड्स। तो GMRT जो है जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एस्ट्रोफिजिकल फिनोमिना को जो एस्ट्रोफिजिकल फिनोमिना है उनकी स्टडी करेगा जो सोलर सिस्टम के नियर बाई हैं दोस्तों, एट लो रेडियो फ्रिक्वेंसीज लाइक 40 से 1450 मेगाहर्ट्ज पर। ये ऑपरेट होगा NCRA के द्वारा। NCRA स्टैंड फॉर नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे में बेस्ड है, विच इज़ पार्ट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड लोकेटेड इन नियर पुणे। अब बात करते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्ली, दैट इज कॉल्ड AGN। साइंटिस्ट ने नया ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व किया है कि जो सुपरमैसिव ब्लैक होल ट्रेजेडी है एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी मेसर 77 and its surrounding cloud lend support to predictions made 3 decades ago about what are called active galactic nuclei। उन्होंने बोला कि भाई what are called active galactic nuclei। तो AGN जो है एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्ली एक्टिव सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं दैट एमिट ब्राइट जेट्स एंड विंड्स, वो एमिट करते हैं ब्राइट जेट और विंड्स एंड शेप देयर गैलेक्सीज। तो ब्राइट जेट और विंड को वो एमिट करते हैं और गैलेक्सी को शेप देते हैं दोस्तों। AGN जो है एमिट करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडियो फॉर्म में, ऑप्टिकल, एक्सरे, गामा रेडिएशन और हाई स्पीड पार्टिकल्स लाइक जेट्स। तो ये एमिट करता है इतनी सारी एनर्जी रेडियो, ऑप्टिकल, एक्सरे, गामा, हाई स्पीड पार्टिकल, जेट्स वगैरह में। इट कैन वेरी इन ल्यूमिनिसिटी ऑन शॉर्ट यानी कि आवर्स और डेज टाइम स्केल्स के हिसाब से इट्स वेरी करता रहता है। ये ल्यूमिन यानी कि कहाँ कभी कम चमक रहा है, कभी ज़्यादा चमक रहा है, तो वेरी कर रहता है AGN। क्वासर्स आर द मोस्ट ल्यूमिनस AGN। क्वासर्स तो सबसे ज़्यादा एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्ली बोला जाता है, तो क्वासर सबसे ज़्यादा मोस्ट ल्यूमिनस चमकने वाले AGN है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा सकता है प्रीलिम्स में। अब बात करते हैं मॉट्स की क्या है। ये रिसेंट स्टडी हुई, उससे पता चला कि मॉट्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिनेशन है। तो ये मॉट जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन के लिए हिमालय इकोसिस्टम में जो नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया के। ये जो मॉट है एक टाइप से बटरफ्लाई की तरह होता है, एक इंसेक्ट है, काइंड ऑफ इंसेक्ट दैट इज़ सिमिलर टू बटरफ्लाई एंड मोस्टली ये नाइट में फ्लाई करता है, रात में, और यूजुअली ये थोड़ा कम कलरफुल होता है बटरफ्लाई से। पॉलिनेशन एक्चुअल में क्या होता है, पॉलिनेशन इस टाइप ऑफ एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स, यानी कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र करता है मेल एंथर से फीमेल स्टेग्मा की तरफ, यानी एक फूल में पोलन ग्रेन से मेल एंथर से वो फीमेल स्टेग्मा की तरफ एक पौधे में, एक फूल में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र करता है। तो पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। स्टडी ने पता लगा कि अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ दीज नॉक्ट्रल उनको बोला जाता है दोस्तों जो मतलब नाइट में भ्रमण करते हैं, चलते फिरते हैं, घूमते हैं, उड़ते हैं वगैरह वगैरह। तो एक स्टडी ने पता किया कि द रोल ऑफ दीज नॉक्टर्नल इंसेक्ट पॉलिनेटर्स, इनका काम क्या है कि वो कहीं ना कहीं पॉलिनेशन का काम करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिनेटेड रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डाईयूरिनल पॉलिनेटर्स लाइक bees and butterflies. These are very very important for pollination process. There are about 12,000 moth species in India. So this is total about moth, ये भी important है। बात करते हैं बेनिन ब्रोंज। 2 बेनिन ब्रोंज वर रिटर्न टू नाइजीरिया। 2 बेनिन ब्रोंज को नाइजीरिया के लिए रिटर्न कर दिया गया मोर देन ए सेंचुरी आफ्टर दे वर प्लैग्स ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स। बेनिन ब्रोंज जो है ब्रास और ब्रोंज से मिलकर बनता है, 2 मेटल होते हैं उसमें, ब्रास एंड ब्रोंज से मिलकर बना होता है।
इज ए ग्रुप ऑफ स्कल्पचर्स विच इंक्लूड elaborately decorated cast plaques, commemorative heads, animal एंड ह्यूमन फिगर्स। देखो देख सकते हो ये ह्यूमन फिगर होता है, बट जो उसका हेड है कहीं ना कहीं कम्मेमोरेटिव एनिमल का होता है। ये जो देख रहे हो जो हेड है एनिमल जैसा दिख रहा है ये, ठीक है। रॉयल रेगुलर एंड पर्सनल ऑर्नामेंट्स पहने होता है बहुत सारे। दे वर क्रिएटेड फ्रॉम एटलीस्ट 16th सेंचुरी ऑनवर्ड इन द वेस्ट अफ्रीकन किंगडम ऑफ बेनिन। देख सकते हो दोस्तों बेनिन ब्रोंजेस की बात हो रही है। बेनिन ब्रोंजेस क्या समझ सकते हो, 2 बेनिन ब्रोंज वर रिटर्न टू नाइजीरिया, इसलिए न्यूज़ में। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2022 की बात हो रही है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया 2 दिन का इवेंट IML डे मैंने इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे पर। इज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। दोस्तों ये एक पार्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड यूनेस्को डिसाइड टू सेलिब्रेट 21 फरवरी एज IML डे इन ईयर 2000। यानी यूनेस्को ने 2000 में IML डे को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिसाइड किया कि भाई सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया। ये कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, अवेयर करता है, टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म। बहुत सारी भाषाओं को कहीं ना कहीं प्रमोट करना इसका काम है। ये एक यूनिक थीम के साथ चूज किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। 2022 का जो थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टी लिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज। तो ये IML की इस बार की थीम है। इसका पोटेंशियल रोल है टेक्नोलॉजी टू एडवांस मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग फॉर। आइडिया टू सेलिब्रेट IML डे फर्स्ट केम फ्रॉम बांग्लादेश। कहाँ से आया, बांग्लादेश से आया। एक पर्सनालिटी है न्यूज़ में जो आप काफ़ी इंपोर्टेंट हो सकते हैं। यह सिद्धांता सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। ये 1874 से 1937 तक है। प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया 3 ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सिद्धांत प्रभुपाद की मतलब बर्थ एनिवर्सरी पे 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है। ये फाउंडर थे गोदिया मठ एंड मिशन इन पुरी में। जो गोदिया मठ है उसके जो फाउंडर थे सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद थे। गोदिया मठ इज ए मोनेस्टिक ऑर्गेनाइज टू स्प्रेड गोदिया वैष्णविज्म। ये गोदिया वैष्णविज्म को फैलाने के लिए फेमस है। फिलॉसफी ऑफ द मिडेवल वैष्णव साइंट चैतन्य महाप्रभु। दोस्तों चैतन्य वाज द 15th सेंचुरी भक्ति सेंट हु प्रमोट वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा एज द सुप्रीम सोल। तो चैतन्य जो थे चैतन्य महाप्रभु वो भक्ति सेंट के संत थे, उन्होंने प्रमोट किया था लॉर्ड कृष्णा को। जिनके आइडियल्स थे डिटर्मिनेशन, डिवोशन ऑफ लाइफ फ्री ऑफ मटेरियल अटैचमेंट एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। भाई मानवता की सेवा करो और जो मटेरियल अटैचमेंट है, फिजिकल अटैचमेंट है दुनिया के साथ, उनसे डिवोशन करो और डिटर्मिनेशन करो। गाइस इट्स ऑल अबाउट 20-21 फरवरी का जो आपका जितना भी सेशन है प्रीलिम्स बूस्टर से रिगार्डिंग हमने अच्छे से करा दिया सारे जितने भी सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल मूव्स पॉलिसी और सिंथेटिक बायोलॉजी। तो सिंथेटिक बायोलॉजी वाले इस पोर्शन को थोड़ा सही से देख के जाइएगा क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांटेजियल सोल्यूशन है हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। एनवायरनमेंट पर कहीं ना कहीं चीज़ों को देखा जा रहा है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बायोसेफ्टी, बायोसिक्योरिटी एंड ऑल दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव फॉर 2020-22 2023। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूज़ टुडे प्रीलिम बूस्टर। सो नाउ गेस्ट टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेगा क्योंकि थोड़ा सा इंगेजमेंट ज़्यादा नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो प्लीज़ कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो गाइस, थोड़ा मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आप भी करो तो थोड़ा सा प्यार तो दिखा ही सकते हो। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल। थोड़ा लेंथी हो गया वीडियो, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको ये कोशिश अगर अच्छी लगी तो थोड़ी सी कोशिश आप करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें। दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं, गाली छोड़ के बाकी कुछ भी लिख सकते हैं। आपके लिए फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है भाई, डेमोक्रेसी है तो आप में फ्रीडम है। इतनी भी फ्रीडम नहीं है, इतनी भी लिबर्टी नहीं है, बट है। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल।